हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति के विश्व भर में फैले हुए किस प्रकार के प्रमाण हमें मिल रहे हैं, किस प्रकार अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या क्या विचार रखे हैं, और हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार परंपराएं और हमारी वैदिक संस्कृति क्या है। उसी क्रम में आज जो हम समस्त विश्व के को भारत के अजस्र अनुदान की इस कड़ी में अपने गुरुदेव के विचार रखने से पहले आइए गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदृ श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवी भाइयों, इस खंड में युग ऋषि लिख रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का आरंभ 4000 ईस्वी पूर्व से होता है। उस समय के तकनीकी ज्ञान के प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं। उस प्राचीन समय में भी सिंधु घाटी के निवासी हल, रथ, चक्र का प्रयोग करते थे। साथ ही विभिन्न धातुओं में से औजार बनाने की कला से में भी निपुण थे। उन्होंने बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया था। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व पश्चिम एशिया वासी तथा यूनानी तकनीकी विद्या में सरमोर थे। इसी काल में भारत सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से इनका मार्गदर्शक था। पुरातत्व अन्वेषणों में मिले अवशेषों से ये ज्ञान ज्ञात हुआ है कि तत्कालीन नगर सुव्यवस्थित तथा बड़े व्यापारिक केंद्र थे। इनमें गटर पद्धति तथा पक्की ईंटों का निर्माण कार्य हेतु उपयोग हुआ था। पेंटिंग एवं चित्रकारी भी इसी काल में अद्भुत थी। पॉटरी नामक स्थान पर अवशेषों में पॉलीक्रोमिक पेंट का प्रयोग पाया गया था। पेंटिंग की अच्छी जानकारी का परिचय देता है। कांस्य तथा तांबे के बर्तनों तथा औजारों पर पुष्पों, लताओं, विभिन्न प्राणियों तथा पक्षियों के सुंदर चित्र पाए गए। धातु शिल्प के अवशेष मॉडलों में छांटन भारी 24.5 फीट लो स्तंभ सिंधु घाटी में पाया गया, जो 800 ईस्वी पूर्व का बना हुआ है, जिसके लोहे की शुद्धता 99.72% आंकी गई। जंग से बचाने के लिए इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत भी चढ़ाई गई थी, जिससे ये विदित होता है कि उस काल के शिल्पियों को रसायनों का अच्छा ज्ञान भी था। आगे युग ऋषि लिखते हैं कि ईस्वी सन 400 से लेकर 800 के बीच पीतल तथा तांबे की 40 फुट से लेकर 80 फुट तक विशाल शुद्ध प्रतिमाओं का देखकर आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी दांतों तले उंगली दबाते हैं। आधुनिक तकनीकी ज्ञान के अभाव में भी उस समय के शिल्पी किस तरह बड़े से बड़े गार्डरों एवं बीमों का प्रयोग करते थे, उस काल में वैसी जानकारी का प्रमाण विश्व के अन्य किसी भी देश में नहीं मिल सका है। उड़ीसा के जगन्नाथ तथा कोणार्क मंदिर में 1 वर्ग फुट मोटे तथा 35 फुट लंबे 239 लोहे के बीम आज भी देखे जा सकते हैं, जिनमें प्रयुक्त धातु
99.54 99.64% शुद्ध लोहा है, और ये वह भी ऐसा जिसमें कभी भी जंग नहीं लग सकता। ऐसी तकनीक बनाने में, उसमें ऐसी तकनीकी जो पारंगतता थी, हमारा एक्सपीरियंस था, वो ये दर्शाता है कि हमारी संस्कृति कितनी एडवांस थी। योगेश आगे लिखते हैं कि उन दिनों गणित एवं ज्योमेट्री के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी थी। स्रोत सूत्रों के अनुसार यज्ञ वेदीय के निर्माण में ज्यामिति के नियमों का ध्यान रखा जाता था। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों में आर्यभट्ट तथा भास्कराचार्य का नाम बहुत प्रख्यात है। वे 5वीं सदी में पैदा हुए थे। गणित तथा ज्योमेट्री के नियमों एवं सूत्रों को विकसित करने का श्रेय उनके बाद ब्रह्मगुप्त, महावीर तथा भास्कर द्वितीय को दिया जाता है। 6वीं शताब्दी में ही उन्हें दशमलव, डेसिमल जो हम कहते हैं, प्रणाली का बोध था, जिससे दूसरे देश सदियों बाद परिचित हो सके। सीरिया के एक विद्वान का मत है कि भारतीय गणित की उस समय की जानकारी अद्वितीय है। भारत में विकसित हुई दशमलव प्रणाली का ही संपूर्ण विश्व प्रयोग कर रहा। अब ये बातें कहाँ मालूम हमारे बच्चों को, और हमारी जो समकालीन जो जनरेशन है उनको भी कहाँ मालूम है। वो तो जो हमें पढ़ने को मिला, जानने को मिला, यही मिला कि जो कुछ किया हमारे अंग्रेजी संस्कृति ने कही, उन्होंने हमें पढ़ा लिखा बनाया। लेकिन ये देखो कितने एग्जाम्पल गुरुदेव ने इसमें दी हैं कि कहाँ कहाँ तक हमारे जो प्रगति थी, चाहे विज्ञान हो, चाहे कला हो, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, या अन्य अन्य जो हमारे जीवन जीने के जो साधन हैं, उनमें किस प्रकार की प्रगति थी। आगे युग ऋषि लिखते हैं कि आर्यभट्ट के समय से ही वर्गमूल, घनमूल, त्रिकोणमिति, पिरामिड एवं वृत्त के सूक्ष्म गणित का विकास हुआ है, जो आज जिसमें अंडर रूट का कह लगे या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, उसकी जो सारी जो गणित था वो उस वक्त का हमारा वो बनाया हुआ है। पाई के स्थिरांक की शोध आर्यभट्ट ने की थी। पाई जो बहुत महत्वपूर्ण एक उसमें अंक है, जिसके आधार से हम कई प्रकार की थ्योरम, कई प्रकार की प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो आज भी 3.1416 अपरिवर्तनीय स्थिरांक है। अरब, चीन, यूरोपीय देशों में इस ज्ञान का विस्तार भारत से ही हुआ। भास्कर द्वितीय, विरचित, सिद्धार्थ शिरोमणि ग्रंथ आदि आज भी बीज गणित का अद्वितीय शोध प्रबंधन माना जाता है। उसमें कितने ही गूढ़ सूत्र ऐसे हैं जो आज के गणितज्ञों की समझ में भी नहीं है। आर्यभट्ट ग्रंथ में स्वयं आर्यभट्ट तथा बराहमिहिर द्वारा स्थापित 5 खगोल विद्या के सिद्धांत खगोल शास्त्रियों के लिए अभी भी प्रेरणा स्रोत हैं। ये सारी चीज़ें नोट करने वाली हैं, समझने वाली हैं, यदि हम स्ट्रेसफुली अपने इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो ज्योतिर्विज्ञान के आकलन पहले विशुद्ध रूप से गणितीय सिद्धांतों पर आधारित थे। ज्योतिष शास्त्र के नाम पर भाग्यफल बनाने वाले आज जैसे पाखंडियों का उसमें समावेश न था। भारत के विभिन्न स्थानों पर ऐसी
वेदशाला स्थापना हुई थी, जिससे अंतर्ग्रहीय स्थिति एवं प्रभावों को देखा जाना जाता था। जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं सदी के में वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, जयपुर में वेदशालाएं बनाई गई थी, जिनके चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। विशेषज्ञों के सहयोग से सूर्य पंचांग बनवाए गए, ग्रह नक्षत्रों के वेद के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र बनवाए गए, पृथ्वी की शक्ल विभिन्न आयामों में से देखने के लिए भी कई प्रकार के चक्र उनके द्वारा विनिर्मित कराए गए। जैसे स्वयं भी ज्योतिर्विज्ञान का अच्छा ज्ञाता था, इसका प्रमाण उसकी लिखी पुस्तक जिज मोहम्मद सहाई को देखने से मिलता है। उसमें वर्णित अगणित सिद्धांतों तथा प्रयोगों का अनुसरण आज के खगोलविद करते हैं। ज्योतिर्विज्ञान, खगोल विज्ञान का ज्ञान कितना अधिक बढ़ा चढ़ा था, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि 1200 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच उपरोक्त विषय से संबंधित लगभग 10,000 पुस्तकें संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं में लिखी गई। इसमें से कुछ दुर्लभ ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। मौलिक पुस्तकें ही नहीं, पुरातन ग्रंथों की टीकाएं तथा अनुवाद के कार्य में भी तत्कालीन विद्वान गहरी अभिरुचि रखते थे। इतना गहरा ज्ञान मैं नहीं समझता कि आपको कहीं एक जगह मिलेगा, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंस वाली बातें हैं जिसको हमें समझना, जानना और पहचानना चाहिए कि कहाँ तक हमारा विज्ञान, जो हमारी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज हो, चाहे वो अन्य विज्ञान की ज्ञान हो, वो सारा हमारे जो भारतीय विज्ञानवेत्ता थे उनको सब जानकारी थी। और बरसों पहले, आज की जो पीढ़ी जिसको समझ रही है कि वो मात्र 2000 साल पुराना ही उनको ज्ञान है, लेकिन उससे भी 20 साल पूर्व, हजारों साल पहले ये सारा विज्ञान उपलब्ध था। उस काल के चिकित्सक मात्र पैदा ही नहीं, तत्वज्ञानी भी होते थे। स्वास्थ्य रक्षा के लिए वे स्वास्थ्य विज्ञान, नर्सिंग, औषधियों की भी मात्र जानकारी नहीं रखते थे, वरना मन और आत्मा की रोग उत्पत्ति तथा निवारण में क्या भूमिका होती है, इस तथ्य से भी भली भांति परिचित थे। केवल फिजिकल जिसको कहते हैं इलाज नहीं किया जाता था, आपके मानसिक स्थिति क्या है, आपकी मनोविज्ञान को आपके पढ़कर उसका इलाज, हमारे जो डॉक्टर्स थे उस वक्त के, वो ऐसी चिकित्सा पद्धति डेवलप की गई थी। उन दिनों शल्य चिकित्सा, सर्जरी जिसे कहते हैं, कि उपकरणों, स्कैल्पल, कैथेटर्स सीरीज आदि का विकास हो चुका था। चरक, सुश्रुत, वाग्भट जैसे आयुर्वेदाविद की गणना शल्य चिकित्सा के मूर्धन्य जानकारी में की जाती है। इस्लाम युग में अल्केमी तथा रसायनों के माध्यम से उपचार करने की प्रक्रिया अत्यंत विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तालपत्र पर लिखे संबंधित विषयों की अगणित दुर्लभ पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। चिकित्सा शास्त्र के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों के चलाने की आवश्यक तकनीकी ज्ञान की जानकारी भी उस काल के लोगों को अच्छी प्रकार थी। रंग, इत्र, पायरोटेक्निक्स, कागज तथा चीनी का उत्पादन
छोटे पैमाने पर होता था। धातु विज्ञान में नवीन धातु प्रयोग परीक्षण तथा तांबा, जस्ता, जिंक जिसे कहते हैं, लोहा, सोना, चांदी, शीशा आदि के मिश्रित धातु अलॉयज बनाने की विद्या भी खूब प्रचलित थी, जो आज की दृष्टि से कहीं अधिक सुविकसित थे। भोजन बनाने वाले तांबे के बर्तनों पर कलई करने की विद्या भी उस समय ज्ञात थी। जस्ता यानी जिंक मिश्रित बिदारी नामक एक धातु का प्रयोग 16वीं ईसवी सदी में होता था, जिसकी जानकारी यूरोपीय देशों को सदियों बाद भारत से ही हुई। हथगोले, तोप आदि भी इसी काल में बनने आरंभ हुए थे। बताइए कितना एडवांस था हमारा ये ज्ञान। आज की बात मैं समझता हूँ यही हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।